दोस्तों, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव स्कीम देखेंगे और अगर मौका मिला तो हम लोग बेसिक टेक्निक्स ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। जितना थ्योरी अभी तक हम लोगों ने देखा है वीडियो 1 में और इस वीडियो में देखेंगे, उससे रिलेटेड सारा का सारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अब आपके पास कोई लेजिस्लेटिव स्कीम बनने के लिए मिनिस्ट्री से प्रपोजल आता है, उस स्कीम को आप एनालाइज करते हैं, सारा काम करते हैं, उसके बाद आप एक लेजिस्लेटिव स्कीम तैयार करते हैं जिस पर बिल तैयार होता है, बिल पार्लियामेंट में पास होता है, एक्ट बनता है। लेकिन ये मामला यहाँ ही समाप्त नहीं होता है, बिकॉज इट इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल स्क्रूटनी बाय द जुडिशरी। जुडिशरी आपके द्वारा बनाए गए लेजिस्लेटिव स्कीम में 5 चीजों को देखती है। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट क्या था इनेक्टमेंट का, क्या उसे ये मीट कर रहा है। सेकेंड, आपने जो लीगल स्कीम बनाया है उससे पहले एग्जिस्टिंग लॉ क्या था। थर्ड, उस एग्जिस्टिंग लॉ में क्या कोई डिफेक्ट था या कुछ मिसचीफ था, क्या उस डिफेक्ट और मिसचीफ को इस लेजिस्लेटिव स्कीम के द्वारा मिटिगेट करने की कोशिश की गई है, नहीं की गई है। अगर कोई रेमेडी प्रोवाइड किया गया है तो क्या है, एंड व्हाट इज द रीजन टू प्रोवाइड द रेमेडी। इन सारी चीजों को देखती है जुडिशरी और यही कारण है एज बीइंग अ ड्राफ्टर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन 5 पॉइंट्स को अपने ध्यान में रख करके और तब कोई लेजिस्लेटिव स्कीम तैयार करें। जब आपके पास लेजिस्लेशन की तरफ से प्रपोजल आ चुका होता है तो उसके बाद आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है 5 ग्राउंड्स पे। फर्स्ट, और आपको ये चेक करना होता है कि जो फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स दिया गया है इज दैट सफिशिएंट बैकग्राउंड टू वर्क ऑन द लेजिस्लेशन। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि लेजिस्लेटिव स्कीम तैयार करने से पहले जो मेन प्रिंसिपल है उसमें जो चीजें कही गई है क्या वो बिल्कुल क्लियर है और कंसिस्टेंटली है। देन आपको देखना होता है व्हाट आर द मेथड ऑफ मीन्स टू अचीव द प्रपोज ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपको चेक करना होता है कि जो आपने प्रपोजल तैयार किया है या आप तैयार करने वाले हैं उसमें जो भी लीगल इम्प्लीकेशंस और डिफिकल्टीज है क्या उसे सही तरीके से देखा, समझा, परखा गया है, नहीं परखा गया है। और जो भी आपको प्रपोजल मिला है क्या उसमें प्रेजेंट लॉ और लीगल स्टेटस के बारे में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। इन 5 बातों को आपको कंसिडर करना होता है, सेटिस्फाई होना होता है। देन उसके बाद आप प्रोसीड करते हैं लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की ओर। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है। जब आपको मिनिस्ट्री से प्रपोजल मिल जाता है उसके बाद ड्राफ्टिंग के लिए या लेजिस्लेशन के प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना होता है और ये स्टेजेस है। फर्स्ट, आपके पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव प्रपोजल का कि आखिर क्यों बनाया जा रहा है वो लेजिस्लेशन। सेकेंड, आपके पास कंसेप्चुअल आउटलाइन होना चाहिए इस बात का कि जिस भी सब्जेक्ट मैटर पर आप लेजिस्लेटिव प्रपोजल तैयार करने वाले हैं उसका आइडिया क्या है, उसका ऑब्जेक्ट्स क्या है, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, उससे क्या प्रॉब्लम्स होने वाला है। उस इश्यू को देखते हुए आपको रेमेडीज भी प्रोवाइड करना है। एंड थर्ड स्टेज होता है जो आपने लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट तैयार किया है वो उस वक्त प्रिवेल कर रहे स्टैट्यूट्स या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन से या किसी जनरल रूल से कहीं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है। इस चीज को चेक करने के बाद ही आप आगे बढ़ते हैं। तो अब इस चीज पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइक आपके पास एग्जांपल आता है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि यदि आपको कहा जाए कि बायोडायवर्सिटी पर बनाना है एक लेजिस्लेशन और एक ड्राफ्ट तैयार करना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। तो एज स्टेटेड अबव हमारा फर्स्ट स्टेज होगा कि आपके पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए लेजिस्लेटिव प्रपोजल का कि आखिर आप क्यों बना रहे हैं। लाइक इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डायवर्सिटी फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टू मीट प्रपोजल नीड्स फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज व्हाइल इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्थ्स बायोटिक वेल्थ। इसका मतलब क्या है। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला आपका है कि आपको बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड, इससे बेनिफिट होना चाहिए ह्यूमैनिटी को। उसके बाद जो भी लोगों की आवश्यकता है वो मीट होना चाहिए बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से। और जब आप ये कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अर्थ का बायोटिक वेल्थ जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी बरकरार रहे। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लिया, आपका क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट कि किस वजह से आपको ड्राफ्ट बनाना है। याद रखिएगा यही ऑब्जेक्टिव आगे चल करके और यही जो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है ये आगे चल करके उस ड्राफ्ट का, उस प्रपोजल का और उस एक्ट का प्रियम्बल बनता है। तो इसी कारण आपका ऑब्जेक्ट, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लीन। देन उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड स्टेज पर, दैट इज प्रिपेयर कंसेप्चुअल आउटलाइन, जिसमें बात होती है आइडियाज की, ऑब्जेक्ट्स की एंड रेमेडीज की। आइडियाज का मतलब यहाँ पर यह है कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो आप बना रहे हैं उस पर एक्ट, तो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्चुअली में क्या है, क्या आपके पास इस बात का आइडिया है। अगर जो आइडिया है तो उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग फर्स्ट
पॉइंट में लिखेंगे। देन उसके बाद हम लोग आते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस किस लेवल पर होता है। लाइक इस केस में हम लोग देखते हैं जेनेटिक लेवल पे होता है, स्पीसीज लेवल पे होता है, इकोसिस्टम के डाइवर्सिटी के लेवल पर आपका होता है। ये 3 लेवल होता है। उसके बाद हम लोग आउटलाइन करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उस इंपॉर्टेंस को आउटलाइन करने के बाद कि किस प्रकार से ये ह्यूमैनिटी के लिए आपको अच्छा है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है एंड सो ऑन। साथ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी हम लोग कुछ देखेंगे इसमें। उसके फिर हम लोग देखते हैं कि इससे बेनिफिट क्या क्या मिलता है। लाइक इकोसिस्टम सर्विस यहाँ से प्रोवाइड होता है। इकोसिस्टम सर्विस का मतलब ये हो गया कि प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्स हो गया, सॉइल इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन होता है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड साइक्लिंग होता है, पॉल्यूशन ब्रेकडाउन एंड ऑब्जर्वेशन होता है, कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी होता है, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम होता है, रिकवरी फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। ये सारा चीज आपको आता है इकोसिस्टम सर्विस से आता है, जिसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कई एक हद तक जिम्मेदार होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या क्या होता है। लाइक हमारे पास इससे फूड मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेडिसिनल रिसोर्स के रूप में इसका यूज होता है, वुड प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में होता है, आपके घर में भी लगा हुआ होगा। देन उसके बाद इसका यूज होता है ब्रीडिंग स्टॉक या पॉपुलेशन रिजर्वायर के रूप में, और इससे इसका एक्चुअली कमर्शियल वैल्यू होता है। उसका इसे हम लोग जो है फ्यूचर रिसोर्स के रूप में देखते हैं। और सोशल बेनिफिट जो इससे होता है लाइक रिसर्च, एजुकेशन, मॉनिटरिंग, रिक्रिएशन, कल्चरल वैल्यूज। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ों को लोग पूजते हैं, और पूजते ही नहीं, उसके संरक्षण के लिए पूरा का पूरा गांव तैयार रहता है। तो ये सोशल बेनिफिट्स है। इन सारे चीजों को आउटलाइन करने के बाद आप देखते हैं कि अब नेक्स्ट करना क्या है, बिकॉज आपके पास इसका बेनिफिट दिख चुका है। तो इस बेनिफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी ये है कि आपके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग स्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी एट नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। उसके बाद इस अथॉरिटी का कंस्टिट्यूशन कैसे होगा, कैसे वहां पर कौन अधिकारी आएंगे, कैसे वहां पे किस अपॉइंटमेंट स्टाफ या चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होगा, उसके बारे में बात की जाती है। उसका पावर्स क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, कैसे वो चीजों को मैनेज करेगा, प्लस वो अपने ड्यूटी को जो परफॉर्म करेगा, इसके बारे में आपको आउटलाइन तैयार करना है। देन उसके बाद आती है कि इस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दोनों के बीच में जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का शेयरिंग होगा, उसका गाइडलाइन क्या होगा, क्या ये इक्विटेबल शेयरिंग होगा, अगर होगा तो किस तरीके से होगा। इसके अलावा इंडिया में कुछ बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट है, उसके प्रोटेक्शन के बारे में आपको इसमें बात की गई है। देन उस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ स्पेसीज का प्रोटेक्शन भी जरूरी है, बिकॉज कुछ स्पेसीज वनरेबल होते हैं, कुछ इंडेंजर्ड होते हैं। इंडेंजर्ड का मतलब हमारे लिए नहीं, बल्कि उनकी लाइफ खतरे पे इस वर्ष पे आ चुकी है कि अब वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो उस चीज के बारे में भी अगर आप चाहें इसमें जिक्र कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग जिक्र करेंगे कि जितनी भी चीजें होती है, वो कहा जाता है ना, भूखे पेट भजन होई ना गोपाला। तो इस केस में भी अगर आप इतनी अथॉरिटी तैयार कर रहे हैं, इतना बेनिफिट है, सारा चीज है, तो बिना फंड का कभी कुछ हो नहीं सकता है। तो फंड का एलोकेशन कैसे होगा, क्या होगा, कैसे इसका अरेंजमेंट होगा, उसके बारे में आप लास्ट में चर्चा करते हैं। ये आपका होता है सेकंड स्टेज समाप्त हो जाता है, जिसमें कि आपने पूरा आउटलाइन तैयार किया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे हम लोगों ने देखा था कि आपको चेक करना है कि अभी एग्जिस्टिंग रिलेटेड लेजिस्लेशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके बारे में क्या जिक्र है, और अदर कोई जनरल अगर लॉ है, किसी के साथ ये कंट्रावीन तो नहीं कर रहा है। अगर कंट्रावीन कर रहा है तो अगेन ये मैटर हो जाएगा स्क्रूटनी का बाय जुडिशरी। तो इसी कारण से चेक करना जरूरी है। दैट इज योर थर्ड स्टेज। अब लाइक इस केस में हम लोग देखते हैं 1974 में द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट आया था, उसके प्रोविजंस को देखना है। वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन सेस एक्ट आया था 1977 में, उसके प्रोविजन को देखना है। द एयर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 देखना है। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 देखना है। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986 देखना है एंड सो ऑन। जो भी रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से, उससे रिलेटेड जितना भी इंस्टीट्यूट्स है वही देखना है, और उसके हिसाब से और उसके बाद देखना है एंड एनालाइज करना है कि कहीं इन सब के किसी प्रोविजन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो अकॉर्डिंगली आप अपने ड्राफ्ट को मॉडिफाई करेंगे, अमेंड करेंगे। तो ये था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट का। यदि आपको स्पेशल मैरिज लेजिस्लेशन तैयार करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट स्टेज पे आएंगे कि आपके पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये लेजिस्लेटिव प्रपोजल किस लिए है, क्यों है, किसके लिए है। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज, क्योंकि ये आपका स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज ही होगा बिटवीन टू पर्संस। यहाँ पर्संस दिया हुआ है। इट्स सोलेमनाइजेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर डाइवोर्स, एलिनोमी एंड मेंटेनेंस। आप ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ चुके हैं 1955। इसके अलावा मुस्लिम मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वगैरह आप देख चुके हैं। तो याद रखिएगा जिस तरीके का उसमें स्ट्रक्चर था वो आपको अपने माइंड में रखना है। चैप्टराइजेशन था वो आपको माइंड में रखना है।
उसका ही फायदा यहाँ आपको होगा। तो एक्चुअली में अब तक जो आपने पहले पढ़ा है उसी चीज का यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप आपको देखने को मिल रहा है। अब आपकी बारी है कि जो थ्योरेटिकल आपने पढ़ा है, जो आपने अभी तक देखा है, अब उसे आप प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो अब आते हैं इसमें स्टेज 2 पे। स्टेज 2 आपका है प्रिपरेशन ऑफ कंसेप्चुअल आउटलाइन, जिसमें वही चीज है आइडिया, ऑब्जेक्ट, रेमेडीज। तो इसमें पहले हम लोग फिर देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है स्पेशल मैरिज का, उसके बाद कंडीशन क्या हो सकता है सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज का, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है स्पेशल मैरिज का, अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स होता है या जुडिशियल सेपरेशन होता है उसके लिए क्या क्या प्रोविजन हो सकता है, वाइड एंड वाइडेबल मैरिज का कंडीशंस क्या होगा, जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट क्या होगा, और कोई भी मिसलेनियस मैटर जो अगर होगा उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। तो जैसे ही आप ये कंटेंट देख रहे होंगे तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट याद आ गया होगा, जिसमें लगभग ऐसा ही कंटेंट है। देन इसके बाद आते हैं हम लोग स्टेज 3 पर, जहां हम लोग चेक करते हैं कि करंट एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अदर जनरल लॉज जो इससे रिलेटेड है। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, डॉडी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, बिकॉज जहां कोर्ट की बात आएगी जरूरी है कि इस रूल के अकॉर्डिंग ही चीजें होनी चाहिए। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन लॉ 1927, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 एंड सो ऑन। इस तरीके का जो भी एक्ट है जो इससे रिलेटेड है उन सारे एक्ट को आपको मेंशन करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3 क्या है। अगर एग्जाम में इस तरह का कोई भी प्रपोजल लिखने के लिए आएगा तो आप स्टेज वाइज करेंगे और इस तरीके से आप करेंगे। अब एक बार देखते हैं हम लोग इन दोनों एक्ट जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है कि जब आप प्रपोजल तैयार करते हैं तो उसके बाद फिर एक्ट जो बनता है वो किस तरीके का होता है। अब एक बार हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो किसी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया गया था। ये एक्ट है, इसमें आप देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है कंटेंट्स में प्रिलिमिनरी रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, बिकॉज जो आपने आउटलाइन तैयार किया था उसका ही ये रिजल्ट है। फंक्शन एंड पावर्स ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो हम लोगों ने आउटलाइन में भी देखा था, अप्रूवल बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। देन उसके बाद आप अलग करते हैं स्टेट बायोडाइवर्सिटी को, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड आता है। देन फिनांस अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, फिनांस अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तो आपने देखा कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी और स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, इन दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजंस आपको दिया हुआ है। देन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी कैसे मैनेज करना है, उसके बाद लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड, क्योंकि बिना फंड का कुछ होगा नहीं, और जो सब्जेक्ट मैटर आपके चैप्टराइजेशन में नहीं आता है उसे आप मिसलेनियस में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बायोडाइवर्सिटी एक्ट का देखा, ये था आपको प्रपोजल के बाद बना हुआ ड्राफ्ट और जो एक्ट में तब्दील हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक इसका दूसरा रूप। जब ये फुल फ्लेज एक्ट में आता है तो वो इस तरीके से आता है जिसमें जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, चैप्टर वाइज चीजों को अलग अलग किया गया है, रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देन चैप्टर 3 नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, चैप्टर 4 फंक्शन एंड पावर्स, द सेम चीज जो आपने पहले देखा था अब वो अपने स्कीम के साथ पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो ये था बायोडाइवर्सिटी का। ऐसे एक बार हम लोग देखते हैं स्पेशल मैरिज का, जब एक्ट बन के तैयार होता है तो किस तरीके का होता है। अब यहाँ जैसे आप देखिए फर्स्ट चैप्टर हो गया प्रिलिमिनरी, जिसमें शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, मैरिज ऑफिसर यहाँ ही दे दिया गया है। देन उसके बाद सोलमनाइजेशन ऑफ स्पेशल मैरिज कैसे होगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया था कि आउटलाइन तैयार करने वक्त आप ये करते हैं। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सेलिब्रेटेड इन अदर फॉर्म, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैरिज अंडर दिस एक्ट, जिसमें आपको सक्सेशन, स्पेशल प्रोविजंस, इफेक्ट ऑफ मैरिज, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। देन रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर, और जो प्रोविजंस किसी चैप्टर में नहीं आ सका उसे हम लोगों ने डाल दिया मिसलेनियस में। तो इस तरह से आपने देखा कैसे आउटलाइन तैयार होता है, किस तरीके से आप प्रपोजल बनाते हैं 3 स्टेजेस में, और उसके बनने के बाद बिल तैयार होता है, बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट पे इस पे बहस होती है, दोनों ही सदन से जब पास हो जाता है उसका राष्ट्रपति का साइन होता है, गजट में पब्लिश होता है, और उसका एक इफेक्टिव डेट दिया जाता है किस दिन से वो इफेक्टिव होगा, और उसके बाद वो लागू हो चुका होता है। तो ये था पूरा का पूरा बेसिक चीजें। आई होप जो थियरी अभी तक आपने पढ़ा है और जो चीजें आपने देखा है वो अब आपको प्रैक्टिकल रूप में मिल रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि अब ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जो चीजें अभी तक आपने पढ़ी है उसी चीजों को एक थ्योरेटिकल फॉर्म दे करके और एकेडमिक रूप दे करके उसे आपको अपने कॉपी में लिखना है, बस यही इसमें काम है। इन 3 स्टेज पे ही ड्राफ्टर का काम कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि एक ड्राफ्टर को कुछ नॉर्म्स फॉलो करना होता है ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग द
लेजिस्लेटिव स्कीम। जैसे फर्स्ट आपको होता है इसमें ड्राफ्टर को जो नॉर्म्स फॉलो करना होता है दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन, उसका प्रॉपर प्रायर कंसल्टेशंस, फेमिलियरिटीज ऑफ द स्टैट्यूट्स बुक ऑफ द कंट्री, वन सब्जेक्ट फॉर वन बिल, डिवीजन ऑफ बिल इनटू चैप्टर्स और उसके बाद चेक लिस्ट। तो वन बाय वन इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। लाइक फर्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन। आपको मालूम है कि एक ड्राफ्टर का काम आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल वाला काम होता है, बिकॉज उसके ऊपर हमेशा प्रेशर होता है मिनिस्ट्री का कि जल्दी से ड्राफ्ट करके वो दे। और इस कारण बहुत बार ऐसा होता है जब आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं होते हैं तो चीज़ों को आप नेगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस पर्पस के लिए आपको दिया गया था ड्राफ्ट करने के लिए बिल, वो पर्पस पूरा नहीं हो पाता है और इसके कारण जुडिशरी उस चीज़ को स्क्रूटनाइज करती है और इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो इसी कारण क्या है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है एक ड्राफ्टर के लिए, ताकि वो कुछ वाइटल स्टेज को नेगलेक्ट ना करे। और आपको मालूम है कि ड्राफ्टर के ऊपर हमेशा मिनिस्टर का प्रेशर रहता है ताकि उस सेशन में ही वो बिल पास हो जाए। और इसी क्रम में दो केसेस है। फर्स्ट आपको बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन एक्ट 1988 का है, जिसमें ड्राफ्टर को केवल 6 प्रोविजंस के बारे में ड्राफ्ट करना था। उसने ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट करने के बाद जब स्क्रूटनाइज हुआ तो उसमें पाया गया कि जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है वही मिसिंग था। लाइक बेनामी ट्रांजैक्शन एक्चुअली में होता क्या है, ये चीज मिसिंग था। सेकेंड कि किस सर्कमस्टांसेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसे ये माना जाएगा कि वो परफॉर्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एंड थर्ड, जब ये बेनामी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो ओनर्स किसके ऊपर लाई करता है इस चीज को प्रूफ करने का कि बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और उसके बाद जो फोर्थ चीज़ इसमें नोटिस की गई दैट इज आखिर अथॉरिटीज के लिए ऐसा क्या गाइडलाइन है कि वो इस तरह के बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए अपना प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्टर के ऊपर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि ये उसकी गलती थी। सेकेंड केस आपको आता है दिल्ली केस 1951 का, और ये एक्चुअली लॉ कमीशन के एक रिपोर्ट पर केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्टर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली, बिकॉज उनका ये मानना था कि जिस तरीके का प्रेशर ड्राफ्टर के ऊपर था उस कंडीशन में ये गलती होना स्वाभाविक है। बट इन एनी केस ये गाइडलाइन आपको दिया जाता है कि एज बिंग अ ड्राफ्टर आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सेकेंड चीज होता है कि जब भी आप ड्राफ्ट करें कोई भी चीज, कोई भी बिल, तो उससे पहले जरूरी है कि आप प्रायर कंसल्टेशन करें मिनिस्टर से। आप जो है सब्जेक्ट मैटर के साथ एक्वेंटेड हो सके। लाइक सपोज अगर आपको ड्राफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ है, उस कंडीशन में आपको कुछ फैक्ट्स कंसिडर करना होगा, लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कमीशन के बारे में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कमीशन कैसे आपका होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ पे क्या होगा, उनका क्वालिफिकेशंस क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा इन डायरेक्टर का, प्रोसीजर ऑफ मीटिंग्स क्या होगी, क्या वहाँ पर कोई कॉमन सील होगा, अगर होगा तो फिर कैसे होगा, कमीशन को फंड कहाँ से आएगा, एनुअल उसके एस्टिमेट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में। और उसके बाद लाइसेंसिंग ऑफ रेडियो कम्युनिकेशंस, रेगुलेशन फॉर रेडिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, पावर ऑफ इंटरफेरेंस विद द रेडियो कम्युनिकेशंस, इन सब चीज़ों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ड्राफ्टिंग का काम चालू करेंगे। देन उसके बाद एक ड्राफ्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहाँ के इंस्टीट्यूट्स बुक से फेमिलियर हो, और ये इसके लिए एब्सोल्यूट एसेंशियल पार्ट है और रिक्वायरमेंट है कि आपको वहाँ के इंस्टीट्यूट्स से फेमिलियर होना होगा। उसके बाद एक ड्राफ्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक बिल बनाए। यदि उस बिल का डिमांड ये नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट को उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए, अगर कॉम्प्लेक्स नेचर का है तो उस कंडीशन में आप बना सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा दिखता है कि कोई भी बिल या कोई भी मैटर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कंसर्न नहीं रखता है तो आप उसे उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। और इसी कारण कहा गया है कि बेस्ट वे क्या है कि आप अगर कोई भी बिल बनाए तो सबसे पहले एक मार्जिन नोट्स तैयार करें। उस मार्जिन नोट्स में जो है आप सब्जेक्ट मैटर डालते हैं, ताकि आपने जितना प्रोविजंस बनाया है उस सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से आप उसे अरेंज कर पाए और ग्रुप कर पाए। इसके अलावा क्या है कि आपको अपने बिल को अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करना होगा। इस डिवाइड करने से फायदा ये होता है कि एक क्लैरिटी मिलती है एक बिल में कि क्या उसमें है, प्रोविजंस क्या है, या आपको कल को लगता है कि उसमें कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप मिनिस्टर कंसर्न या फिर कैबिनेट से इसके बारे में पूछा जा सकता है। और कभी भी स्पीडी और हेस्टी वर्क की वजह से इस चीज़ को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट चीज इज चेकलिस्ट। जब आपका ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाए तो जरूरी है कि आप चेकलिस्ट अपना रखें।
चेकलिस्ट रखने का कारण यह है कि जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग जो होता है दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्क, बहुत लेंदी होता है, नेचर में ये ड्राई और बोरिंग होता है, जिसकी वजह से आपके पास चेकलिस्ट रहना जरूरी है। और वो चेकलिस्ट होना चाहिए, उस चेकलिस्ट में सबसे पहले आप ये चेक कर सके कि जो आपका कॉन्सेप्ट जो है प्रपोजल को लेकर के दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। सेकेंड, जो भी आपने प्रिपेयर किया है कंसेप्चुअल आउटलाइन, आइडिया और ऑब्जेक्टिव्स उसका क्लियर है। थर्ड, आपको एग्जिस्टिंग लॉ का क्लियर पिक्चर मिल सके। फोर्थ, अभी करंट स्टेटस क्या है इंस्टीट्यूट्स का उसके बारे में आपको जानना है, और प्लस किसी भी स्टेट में उस तरह का जो इंस्टीट्यूट्स है उसका करंट सिचुएशन क्या है, इससे आपको फेमिलियर होना होगा। अगर कोई बिल इस तरीके का पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया है तो उस बिल को भी आपको देखना होगा। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना होगा और स्टडी करना होगा फैक्चुअल इशू ऑन द सब्जेक्ट मैटर। देन उसके बाद आपको चेक करना होगा क्या आपने जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है डेफिनेशंस की, उन एसेंशियल डेफिनेशंस को उसमें आपने इंक्लूड किया है या नहीं किया है। देन आपको चेक करना होगा कि जो आप लेजिस्लेशन तैयार कर रहे हैं उससे एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन अफेक्टेड तो नहीं हो रहा है। देन उसके बाद प्रूफ रीडिंग का केसेस आपको आता है, लाइक आपको साइटेशन चेक करना है, क्रॉस रेफरेंस आपको देखना है, चेक करना है कोई ओमिशन, मिस स्पेल का या टाइपोग्राफिकल एरर्स का, इन सारे चीजों को चेक करना है चेकलिस्ट में, और उसके बाद जाकर के आप अपना ड्राफ्ट फाइनल करते हैं। तो आई थिंक ये आपके समझ में आ चुका होगा कि ये 3 स्टेज पूरा करने के साथ साथ आपको इन सारे चीजों को कंसिडरेशन में लेना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन होना होगा, प्रायर कंसल्टेशन लेना होगा, इंस्टीट्यूट्स बुक से आपको फेमिलियर होना होगा, एक सब्जेक्ट के लिए एक बिल प्रिपेयर करना होगा। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका चैप्टर में डिवीजन जरूरी है, और उसके बाद आप अपने चेक लिस्ट से मैच करेंगे। आई होप इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्केलेटन लेजिस्लेशन एंड लेजिस्लेटिव स्कीम के ऊपर। स्केलेटन लेजिस्लेशन में आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब ये स्केलेटन लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के पास आता है एज ए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रूप में, और वो ड्राफ्ट्समैन को दिया जाता है ड्राफ्ट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, जब लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को स्केलेटन लेजिस्लेशन बनाने के लिए कहा जाता है तो उसमें केवल एक फ्रेमवर्क होता है, एक तरीके से वो ब्लैंक कैनवास होता है जिसमें क्या क्या प्रोविजंस होना चाहिए और क्या क्या चीज में शामिल करना है, ये चीजें फिलअप किया जाता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के द्वारा, और ये एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ये वर्क दे देती है ड्राफ्ट्समैन को। ड्राफ्ट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसमें जो भी चीजें हैं उसमें डाले। अब इसका अपना एक लिमिटेशंस है, इसका एक फायदा भी है और इसका एक नुकसान भी है। फायदा ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक आउटलाइन दिया गया है जिसमें केवल आपको अब प्रोविजंस इंसर्ट करना है, उसमें केवल फ्लैश डालना है और बॉडी तैयार हो जाएगी। नुकसान ये है कि एज बीइंग अ ड्राफ्ट्समैन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप मिनिस्टर से उस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के बारे में कंसल्ट करें और उसके बारे में आप सब कुछ जाने, उसके बैकग्राउंड को चेक करें। बट स्केलेटन लेजिस्लेशन के केस में ऐसा नहीं हो पाता है, आप डायरेक्ट लेजिस्लेचर से जाकर के इसके बारे में बात नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से आपको जो अप्रोप्रिएट लगता है उस कंडीशन में आप इसमें फिलअप करते हैं। और यही कारण है कि स्केलेटन लेजिस्लेशन का मैटर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास बराबर जाता है, जिसमें ये कोर्ट्स ऐसे मैटर को लेजिस्लेट करने के लिए डिस्करेज करती है। और इसका एग्जांपल ऑलरेडी हम लोगों ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 वाले में देखा था, जिसमें ये मैटर स्केलेटन लेजिस्लेशन के थ्रू ड्राफ्ट्समैन के पास आता है और ड्राफ्ट्समैन को उसमें अपनी बातें रखनी थी, जिसकी वजह से जो एक्चुअली में लेजिस्लेचर का इंटेंशन था वो क्लियर नहीं हो पाया। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का बराबर कहना होता है ऐसे मैटर पे कि सुप्रीम कोर्ट का काम हमेशा ये नहीं है कि क्या लेजिस्लेचर का इंटेंशन है इस चीज को हमेशा डिफाइन करे, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राफ्ट्समैन की भी होती है कि जो इंटेंशन लेजिस्लेचर का है वो इंस्टीट्यूट्स में दिखना चाहिए, और अगर वो नहीं दिख पाता है तो इसमें कमी ड्राफ्ट्समैन की है। तो वो वाला केस आपके सामने पहले था ही, बेनामी ट्रांजैक्शन वाला। बट कुछ ड्राफ्ट्समैन को लगता है कि ये स्केलेटन लेजिस्लेशन बहुत इजी टास्क है और कन्वीनियंट मोड ऑफ ड्राफ्टिंग है, बट एक्चुअली में ये इतना कन्वीनियंट नहीं है, बिकॉज आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एज बीइंग अ ड्राफ्टमैन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये लिमिटेशन का काम करता है कि आप चाह करके भी उन सारे इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर पाते हैं जो एज बीइंग अ ड्राफ्ट्समैन
एक अच्छे लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए आपको चाहिए, और ये इसका एक लिमिटेशंस होता है। अब इसके बाद अपने हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेसिक टेक्निक ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे कोई एक्ट बनकर के तैयार होता है, और यदि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है जिस पर ड्राफ्ट करना है तो कैसे करेंगे। बेसिक टेक्निक्स ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में मेनली हम लोग बात करेंगे स्टाइल, सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, ओवर ड्राफ्टिंग और वेगनेस के बारे में। बट उससे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि एक ड्राफ्ट्समैन के पास क्या टूल्स होता है, क्या टेक्निक्स होता है अगर वो लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करने के लिए जाता है उससे पहले। और ये जो भी बातें होगी वो मैक्सिमम रिपीटेड बातें होगी जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। जैसे टूल्स के बारे में सबसे पहले आपको ये कहा जाता है कि जब भी कोई ड्राफ्ट्समैन कोई भी ड्राफ्ट करने के लिए जा रहा है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, जो भी उस जगह स्टैट्यूट्स बुक है उसके बारे में उसकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए उसके बारे में। देन कोर्ट के द्वारा दिया गया जो भी ऑर्डर है, प्रोनाउंसमेंट है, जजमेंट है दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट या सोशो इको लेजिस्लेशन, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन के पास इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉज तो होना ही चाहिए, और साथ में इसका नॉलेज होना चाहिए। एक ड्राफ्ट्समैन के लिए ये जरूरी है कि वो डिटेल्स पर अच्छे तरीके से ध्यान दे और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू देखे। उसके पास एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, और एक ड्राफ्ट्समैन हमेशा किसी भी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए विद टॉलरेंस एंड गुड ह्यूमर। वैसे भी कहा जाता है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब ये है कि यदि आप अपने क्रिटिसिज्म के लिए एक्सेप्टेंस रखते हैं तो आपके व्यक्तित्व में इम्प्रूवमेंट होगा। द सेम वे यदि एक ड्राफ्ट्समैन क्रिटिसिज्म के लिए एक्सेप्टेंस रखता है तो वो एक बेहतर ड्राफ्ट तैयार कर पाएगा। अगर उसे लगता है कि कोई कंसिडरेबल क्रिटिसिज्म उसके पास आया है, ही शुड बी वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू दैट चेंज एंड अकॉर्डिंगली उसे ड्राफ्ट्स में चेंज करना चाहिए। एक ड्राफ्ट्समैन जब भी काम करने के लिए जा रहा है तो जरूरी है कि वो एक्सटेंसिव रिसर्च करे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, और जो भी प्रॉब्लम है उसके स्कोप को लेकर के उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तो ये सारी वही बातें हैं जो आपने पहले देखा था। अब हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के बेसिक टेक्निक्स के डिफरेंट कंपोनेंट को, लाइक स्टाइल, सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, ओवर ड्राफ्टिंग एंड वेगनेस को। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टाइल के बारे में। तो स्टाइल जो होना चाहिए इसके लिए कहा जाता है कंसिस्टेंसी, कोहेरेंस और क्लियरिटी। ये तीनों चीजें स्टाइल में होना जरूरी है। अगर ये नहीं है आपके राइटिंग स्टाइल में तो फिर ये दिक्कत वाली बात है, बिकॉज जो भी आप लेजिस्लेशन तैयार करने वाले हैं अल्टीमेटली वो पीपल के पास जाएगी, सिटीजन के पास जाएगी, और वो आम आदमी है जिनके पास जो भी आप लिख रहे हैं दैट शुड बी वेरी मच सिंपल। अगर वो क्लियर नहीं है, कोहेरेंस नहीं है, तो उनके समझ में नहीं आ पाएगा ये चीज। सो एज बीइंग अ ड्राफ्टर यू आर फेल टू ड्राफ्ट अ लेजिस्लेशन यदि ये जनता के पास सही तरीके से नहीं पहुंच पाया। सेकेंड, जो भी आप बिल बना रहे हैं दैट शुड बी वेरी मच प्रिसाइज एंड अंडरस्टेबल। अंडरस्टेबल क्यों होना चाहिए? जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनता। प्रिसाइज का मतलब कहीं भी ये चीज नहीं है कि आप इतना प्रिसाइज कर दे कि वो अपना एक्चुअल सेंस खो दे, बल्कि प्रिसाइज उतना ही करना है जितने की ज़रूरत है। उसके बाद जो लैंग्वेज होना चाहिए प्रिसाइज एंड सिंपल होना चाहिए। अब बात करते हैं वन बाय वन इसके कंपोनेंट का, स्टाइल का। अब हम लोग स्टाइल के कंपोनेंट पे वन बाय वन चर्चा करेंगे। लाइक जब भी आपका स्टाइल जो होना चाहिए और जो आप लिखे दैट शुड फॉलो द रूल ऑफ ग्रामर। ग्रामर का मतलब यहाँ पर ये चीज है कि जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज करे वो बिल्कुल सिंपल आपका होना चाहिए। अगर कोई टेक्निकल टेक्स्ट लिखा जा रहा है इन सच कंडीशन आप वैसे टर्मिनोलॉजी का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल लेजिस्लेशन के लिए सिंपल टर्मिनोलॉजी का यूज करना है। कोशिश ये करना है कि मिनिमम फॉरेन एक्सप्रेशन का यूज करे, जहां रिक्वायर्ड हो बस वहां ही यूज करे, और जो आपका लैंग्वेज और एक्सप्रेशन जो होना चाहिए दैट शुड बी वेरी मच करेक्ट। और यहाँ करेक्ट का मतलब ये है कि जो जनता के समझ में आ जाए और जो आपकी बात जनता तक कम्युनिकेट हो जाए वही एक्सप्रेशन बेहतर है और वही लैंग्वेज बेहतर है। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन का। तो एक्सप्रेशन आपका सिंपल होना चाहिए। वो अलग बात है कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है तो लोगों का ये मानना है कि वहाँ एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स होगा, बट एज बीइंग अ गुड ड्राफ्टर, एक गुड ड्राफ्टर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स मैटर को भी सिंपल एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है, जबकि अगर कोई व्यक्ति अगर चाहे तो सिंपल मैटर को कॉम्प्लेक्स तरीके से बोल सकता है। तो एज बीइंग अ गुड ड्राफ्टर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
और ये आपके क्वालिटी को शो करता है यदि आप कॉम्प्लेक्स मैटर को भी सिंपल तरीके से और क्लियरली लोगों तक कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको सिंपल टर्म्स और सिंपल लैंग्वेज का यूज करना होगा। कभी भी इस एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे डिजायर शो करेंगे या विश शो करेंगे या जस्टिफिकेशन आप दिखाना चाहेंगे, बल्कि जो भी एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन ऑर्डर के सेंस में होगा या ऑथोरिटी के सेंस में होगा या प्रोहिबिशन के सेंस में होगा या फिर इसके थ्रू किसी भी पेनल्टी को इम्पोज या गवर्न किया जाएगा। एज बीइंग अ ड्राफ्टमैन, जब भी आप ड्राफ्टिंग में जेंडर का यूज करें, इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल अनटिल एंड अनलेस वहां पर जेंडर स्पेसिफिक देने की जरूरत है। लाइक इफ अगर आप विमेन से रिलेटेड कोई भी अगर लॉ बना रहे हैं तो वहां पर जेंडर जस्टिफाइड है, अदरवाइज जो जनरल लॉ बना रहे हैं दैट शुड बी जेंडर न्यूट्रल। पंचुएशन के बारे में कहा जाता है कि पंचुएशन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर लेजिस्लेशन, और वैसे भी पंचुएशन का यूज दैट शुड बी सोबर एंड नॉट एक्सेसिव। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का आप यूज नहीं करेंगे। जो भी पंचुएशन होना चाहिए दैट शुड बी सिंपल, जस्टिफाइड एंड यूनिफॉर्म। जैसे हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि पंचुएशन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है लेजिस्लेशन में या किसी प्रोविजन में। अगर किसी जगह पंचुएशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है तो नाउ इट्स टाइम टू रिवर्क ऑन द लेजिस्लेशन। आपको उस लेजिस्लेशन को रीड्राफ्ट करना पड़ेगा। वर्ब की जहां तक बात है तो इसमें एक्टिव वॉइस का यूज करना है जनरली, बिकॉज एक्टिव वॉइस से ड्यूटी और पावर जहां जहां कंफर्म करने की बात कही जा रही है वहां एक्टिव वॉइस यूज होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजियसली एक्टिव वॉइस ही यूज होगा। कुछ जगह पैसिव वॉइस भी यूज हो सकता है, जैसे जहां पर आप किसी भी चीज को प्रोहिबिट कर रहे हैं या उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा दिया हुआ है जहां पैसिव वॉइस यूज करना है तो आप वहां यूज कर सकते हैं। इसी कारण पैसिव वॉइस को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। रही बात टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस का जनरली यूज आपका होता है, लेकिन फ्यूचर और पास्ट टेंस का कहीं कहीं यूज होता है, वो भी खास करके टेम्पोरल रिलेशनशिप को शो करने के लिए। वर्ड्स के बारे में ऑलरेडी पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, दोबारा यहाँ चर्चा हो रहा है कि डिफरेंट वर्ड्स से डिफरेंट आइडिया शो होना चाहिए, सेम आइडिया शो नहीं होना चाहिए, और सेम वर्ड से सेम ही आइडिया शो होना चाहिए, ना कि डिफरेंट आइडिया शो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप सिनोनिम का एज लेस एज पॉसिबल आप यूज करेंगे और जहां तक हो सके आप उसे अवॉइड करेंगे। वर्ड्स के बारे में ये है कि आप कोशिश करेंगे इकोनॉमिकली वर्ड्स का यूज करने का, जहां जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही यूज आप करेंगे। दैट शुड बी वेरी मच अप्रोप्रिएट, बिकॉज लेजिस्लेशन में हर एक वर्ड का मतलब होता है और उसके हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन होता है। इसी कारण वर्ड्स का यूज जरूरी है कि आप इकोनॉमिकली करें। वर्ड्स के बाद हम लोग आते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट पर। तो अननेसेसरी स्ट्रक्चर से आप बचें, बिकॉज ज्यादा स्ट्रक्चर करना जो है वो पॉइंटलेस होता है और डेंजरस होता है। इससे हमेशा एरर का रिस्क रहता है और इंटरप्रिटेशन में भी प्रॉब्लम होती है। इसी कारण अननेसेसरी स्ट्रक्चर से बचने की जरूरत है, और जहां ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है तो वो टाइम है जब आपको रीचेक करने की जरूरत है, और कोशिश ये करना है एज मच एज पॉसिबल आप उसे अवॉइड करें। रेफरेंस कोशिश करना है कि ड्राफ्टिंग में नहीं देने का, इससे अननेसेसरीली लेंदी हो जाता है ड्राफ्टिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स टर्म्स और कॉम्प्लेक्स वर्ड का कोशिश करना है यूज नहीं करने का। जहां तक अगर हो सके किसी का सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं तो आप कर ले, जैसे अफोर्डेड के लिए गिवन का यूज कर सकते हैं, इन केस के बजाय इफ का यूज कर सकते हैं, एंड देयर आर सेवरल वर्ड्स और लिस्ट इज गिवन इन अत्रेज बुक, जहां पर कि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स है जिसको रिप्लेस करके आप सिंपल वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड स्टाइल के बाद, सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है इट शुड बी वेरी मच प्रिसाइज, कंसाइज एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। बिकॉज हम लोग एक्टिव वॉइस का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट लैंग्वेज प्रिफरेबल होता है और वो ज़्यादा सही होता है। जहाँ रिक्वायर्ड हो पैसिव वॉइस का, वहाँ पर आप इनडायरेक्ट लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। और इसी के कारण क्या है कि सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज के लिए जो है 4 प्रिंसिपल क्वालिटीज के बारे में कहा गया है। फर्स्ट, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा किया है। सेकेंड, डायरेक्टनेस की चीजें जो है डायरेक्ट होनी चाहिए। थर्ड, फेमिलियरिटी ऑफ लैंग्वेज। अगर मान लीजिए आप ऐसे लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं जिससे वहां की जनता समझ ही नहीं पा रही है तो फिर ऐसे ड्राफ्ट का मतलब नहीं है, ऐसे लेजिस्लेशन का मतलब नहीं है। इसी कारण जरूरी ये है कि आपका लैंग्वेज सिंपल तो होना ही चाहिए, साथ में उस लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जिससे उस
स्पेसिफिक जनता उस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझ सके, इस तरीके से लेजिस्लेचर का इंटेंशन जनता तक पहुंच सके। उसके बाद फोर्थ इसमें जो होता है क्वालिटीज, दैट इज ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस का मतलब होता है चीजें अपने ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा था पहले कि कोई भी जो लेजिस्लेशन बनता है उसमें सबसे पहले होता है लॉन्ग टाइटल होता है, प्रियम्बल होता है, शॉर्ट टाइटल होता है, प्रोविजन, डेफिनेशन एंड सो ऑन। तो ये एक आपका ऑर्डर है। उसी तरीके से आपको जो है हर पैराग्राफ का आपका एक ऑर्डर होना चाहिए, वर्ड ऑर्डर होना चाहिए, कनेक्टिंग पैराग्राफ होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसके बीच में। ये सारी चीज मिलाकर के ऑर्डरलीनेस कहलाता है। तो ये आपका है लैंग्वेज के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए सिंप्लिसिटी में, वो आपका ये चीजें हैं। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओवर ड्राफ्टिंग। पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस अगर आप ओवर यूज कर रहे हैं और ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से डेंजरस हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द पार्ट ऑफ जुडिशरी जो कि उसे इंटरप्रेट करती है और इंटरप्रेट करने में भी समस्या आती है, जिसके वजह से जुडिशरी का बार बार कहना है कि ओवर ड्राफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसी कारण इट शुड बी अवॉइडेड। अब रही बात, ऐसा ही है वेगनेस के साथ कि वेगनेस भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त मैटर में वेगनेस अगर हो जाएगा तो एक्चुअली में लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसी कारण कहा गया है कि वेगनेस के लिए ड्राफ्टिंग में कहीं कोई जगह नहीं है। और कुछ वर्ड्स है जो कि अनमिजरेबल वर्ड्स है, उसका यूज नहीं करना चाहिए until unless context required, like फेयर। फेयर एक ऐसा वर्ड है जो कि अनमिजरेबल है, इसे आप मेजर नहीं कर सकते हैं कि फेयर का मतलब कितना फेयर, ज्यादा फेयर, कम फेयर। रीजनेबल, कहीं कहीं इस वर्ड का यूज होता है, जैसे रीजनेबल ग्राउंड, तो उन सब जगह हो सकता है, बट नॉर्मल तरीके से इसका यूज नहीं करना है। प्रॉपर, कॉम्पिटेंट, सब्सटैंशियल, रिमोट, वल्गर, एडिक्वेट, ग्रॉस, नॉर्मल, इमोरल, तो ये सारा का सारा वर्ड्स ऐसा वर्ड्स है जिसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, बट कोशिश ये करना है कि इसका यूज एज लेस एज पॉसिबल आप करें। तो इस तरीके से यूनिट 1 हमारा समाप्त होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस यूनिट 1 में जो आपने अब तक देखा है इन 2 वीडियोस में, यहाँ से लगभग 100 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि जब आप आगे देखेंगे तो पाएंगे जो चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है वही चीजें रिपीट होकर के आ रही है। बट बिफोर एंडिंग दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी सम एस्टीट्यूट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है आरटीआई एक्ट पर लेजिस्लेशन बनाने के लिए, तो पहले हम लोग एक बार एक्ट को देखते हैं, उसका देखेंगे लेजिस्लेशन कैसे बनाना है। लाइक इस एक्ट में हम लोग देखते हैं जब चालू होता है एक्ट टू प्रोवाइड, ये इसका है लॉन्ग टाइटल, वेयरएज ये प्रियम्बल है इसका, जो कि इसके ऑब्जेक्ट को बताता है। उसके बाद चालू होता है यहाँ से शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंशन एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल आपका ये रहा, इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है वो आपका दिया हुआ है। देन उसके बाद इसमें ही आपको दिया हुआ है रोड मैप कि कौन सा एक्ट तुरंत लागू होगा और कौन सा एक्ट इसके बाद चालू होगा, दैट इज आफ्टर 120 डेज। आप देख रहे हैं कि ये सब चीज पहले से लागू होगा, देन उसके बाद जो है बाकी का प्रोविजन उसके बाद चालू होगा। जो आपका सेक्शन 2 रहा, दैट इज डेफिनेशन क्लॉज। आप देख रहे हैं जब भी चालू होता है सेक्शन 2 वो डेफिनेशन क्लॉज से ही चालू होता है और इसे हम लोग डेफिनेशन क्लॉज ही कहते हैं। देन उसके बाद मेन प्रोविजन पे आते हैं। सपोज ये हमारा प्रोविजन है, उस प्रोविजन से पहले हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है चैप्टर, और चैप्टर के बारे में दिया हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक ऑथोरिटी। तो ये आपको हुआ चैप्टर नंबर 2 और हेडिंग हो गया इसका ये। इस हेडिंग के अंदर जो है ये आपका चालू होता है सेक्शन। सेक्शन में ये आपका होता है मार्जिनल नोट्स होता है। देन देखते हैं हम लोग सब सेक्शन ये रहा, उसके बाद फिर इसमें क्लॉज है, सब क्लॉज है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी इंस्टीट्यूट्स का, किसी भी एक्ट का। जब भी आपको कहा जाएगा लिखने के लिए तो आपको लिखना ऐसे ही है, चालू आपको करना है लॉन्ग टाइटल से, देन उसके बाद प्रियम्बल लिखना है, शॉर्ट टाइटल लिखना है, एक्सटेंशन लिखना है, डेफिनेशन आपको लिखना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कुछ कुछ डेफिनेशन अगर आप याद कर सके, समझ सके, अपने हिसाब से आप लिख सके। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही वर्ड आपका होना चाहिए, बट जो इस एक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन वर्ड्स को डिफाइन आपको करना होगा। लाइक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गया, सीआईसी का इसमें रोल होता है उसे आप कर देंगे, सीपीओ क्या होता है वो आप बता देंगे, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर क्या होता है ये आप बता देंगे। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होता है, बिकॉज आरटीआई एक्ट इंफॉर्मेशन से ही डील करता है, जो मेन डेफिनेशन है वो आपको लिखना है। और उसके बाद जब भी आपको चैप्टराइजेशन करना है इस तरीके से ही करना है, चैप्टर 2
किस चीज के बारे में लिख रहे हैं आप वो दे देंगे। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी प्रोविजन में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, वही चीजें यहाँ पर आपको लिखना है और ऐसे ही करके आपको लिख करके आना है। इट इज माई गेस कि आरटीआई एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा ये है, आप देख सकते हैं। इसमें चालू होता है शॉर्ट टाइटल से, डेफिनेशन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और ये समाप्त हो गया। अगर ये लेजिस्लेशन आपको लिखने के लिए आता है तो आपके लिए ये बहुत इजी है। देन उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, मेरे अनुसार ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेंडर का 2019 का लेजिस्लेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लिखेंगे इसी तरीके से चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जो चीज रहा वो आप लिखेंगे। देन उसके बाद प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज ये जेंडर ट्रांसजेंडर का जो मैटर है वो इससे रिलेटेड है। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर, वेलफेयर मेजर बाय गवर्नमेंट, ऑब्लिगेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड द पर्संस, इस तरह करके आप देख रहे हैं चैप्टर है। तो कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो इसे 1, 2, 3 बार आप अगर देख लेंगे तो एक फ्रेमवर्क आपके माइंड में बन जाएगा। उसके अलावा आपको ये पता चल जाएगा कि चैप्टराइजेशन कैसे करना है, किस किस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड करना है, कौन कौन सा सेक्शन। जैसे चैप्टराइजेशन कीजिएगा उसके हिसाब से आप सेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। जहाँ पेनल्टी की बात की जाएगी या जहाँ पर आपको इनकी प्रोविजंस की बात की जाएगी वहां पर आप अकॉर्डिंगली वैसा कर लेंगे। तो आई थिंक आपके लिए ड्राफ्टिंग इजी होगा। और इस बार ड्राफ्टिंग से 3 क्वेश्चंस आ रहा है 60 मार्क्स का। इसके अलावा जो आपने थियरी पढ़ा है वहां से लगभग 20 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस 2 वीडियो से आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। बाकी सेफर साइड के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, बट उससे पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं अब तक में। ये अपना रहा टॉपिक नंबर 1 जो हमने कवर किया है। इसमें से मैक्सिमम एक्ट के बारे में हम लोग देख चुके हैं और अगर देखा जाए इस टॉपिक में आपका ये कवर हो चुका है, ये भी कवर हो चुका है पूरा, ये भी कवर हो गया है, ये भी कवर हो चुका है। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है स्केलेटन लेजिस्लेशन एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन बाय द ड्राफ्ट्समैन। इस पर आपको नोट्स लिखना है कि क्या रियली में ये कन्वीनियंट मोड है, बिकॉज इस पर हम लोगों ने लेंथ एंड ब्रेथ में चर्चा किया है कि जब भी आपके पास कोई भी स्केलेटन लेजिस्लेशन अगर आता है तो उसका स्केलेटन पहले ही तैयार हो जाता है। आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाते हैं, आप उसके बारे में पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाते हैं, बस जितना इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है उसके हिसाब से काम करते हैं। ये कहीं से भी आपके लिए कन्वीनियंट मॉडल नहीं होता है। देखने में लगता है कि सिर्फ इसमें फ्लैश डालना है, बट इसका रिपरकशन ये होता है कि इसमें बहुत सारा फ्लॉज हो जाता है और चैलेंज हो जाता है स्केलेटन लेजिस्लेशन। सो ड्राफ्टमैन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क होता है और इसमें हमेशा ये समस्या बनी रहती है कि उसके द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट को कोर्ट के द्वारा स्क्रूटनाइज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द प्रिपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव स्कीम इज अ डिफिकल्ट टास्क एंड रिक्वायर अ गुड डील ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन वाला हम लोगों ने चर्चा किया था जब हम लोगों ने 3 स्टेज के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद बताए थे कि और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया जाना चाहिए एक ड्राफ्ट्समैन के द्वारा, क्या क्या कंसिडरेशन में लाना है। दैट इज 6 पॉइंट, जिसमें लास्ट में था कि आपको चेकलिस्ट भी देखना है, उसमें ही था पहला सेल्फ डिसिप्लिन। उससे रिलेटेड आपका ये है, तभी आपको क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव स्कीम, फैक्टर्स विच अ ड्राफ्ट्समैन मस्ट कंसीडर। तो वो सारा का सारा 6 फैक्टर्स आप लिखेंगे जो कंसीडर करना है। अब आते हैं ड्राफ्ट ऑन रेगुलेशन ऑफ ई सेक्टर। जब भी आपको ड्राफ्ट करना है वो 3 पार्ट्स पर आप देखेंगे ड्राफ्ट करेंगे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 तीनों को कंसीडर करते हुए। और अगर मान लीजिए कहता है कि इसमें आपको पूरा एक बिल तैयार करना है, लाइक इसमें देखिए बिल, जब बिल हो गया तो इसका फॉर्मेट वही होगा जो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था एक्ट का फॉर्मेट। बिल का फॉर्मेट लगभग वैसा ही होता है। एक बार हम लोग बिल का फॉर्मेट भी ऐसे देख लेंगे जहाँ से कि आपको पता चल जाएगा कि अगर बिल कह रहा है ड्राफ्ट करने के लिए तो उस कंडीशन में कैसा आपका होगा। और जनरली आपको जो ड्राफ्ट करना होता है बिल ही ड्राफ्ट करना होता है जो आगे चल करके एक्ट बनता है। तो क्वेश्चन आपका वही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन का है। देन उसके बाद राइट्स ऑफ मुस्लिम मैरिड वुमेन, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, माइट भी चांसेस से आ जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर आ जाएगा और खास करके देख लीजिएगा 2019 का लेटेस्ट लेजिस्लेशन। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वैसा ही है। बेसिक टेक्निक्स में देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। कहता है एज अ जनरल रूल द ड्राफ्टमैन मस्ट फॉलो द accepted norms while drafting a legislation in order to achieve the excellence that is needed from him. The draftsman must equip
हिमसेल्फ विद सर्टेन नेसेसरी टूल्स। अब वो नेसेसरी टूल्स क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने लेंथ एंड ब्रेथ में चर्चा किया है। देन उसके बाद बेसिक टेक्निक्स क्या आपका होना चाहिए ड्राफ्टिंग के लिए, जो 4 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि स्टाइल कैसा होना चाहिए, सेंटेंस में आपको क्या होना चाहिए, ओवर ड्राफ्टिंग नहीं होना चाहिए, वेगनेस नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी टेक्निक्स के अंतर्गत आपको आती है। टूल्स आप समझ चुके हैं, टेक्निक्स आप जान चुके हैं। अब कहा जाता है द ड्राफ्टमैन शुड ड्राफ्ट द लेजिस्लेशन इन प्रिसाइज एंड सिंपल लैंग्वेज। प्रिसाइज एंड सिंपल लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है, बेसिक टेक्निक्स के बेसिस पे करना है। ये क्वेश्चन भी अब आपसे हो जाएगा। इसका मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अलावा जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी आपका कवर हो रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि यहाँ से आपका लगभग 100 मार्क्स का क्वेश्चन इन 2 वीडियो से हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे यूनिट 2, 3 एंड 4। कोशिश किया जाएगा 1 से 2 वीडियो में उन सब सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लेने का। आई थिंक ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा, और अगर हो सके तो आप इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखें, क्योंकि रिपीटेशन कीजिएगा तो ये पॉइंट्स आपको याद हो जाएगा, या फिर आप अपना नोट्स बना लें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।